हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और इसी में हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी और उसमें कुछ मूलभूत प्रिंसिपल्स हैं उनको देख रहे थे। तो उसी में आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ेंगे महासागरों के बारे में और इसी में पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में। इन्हीं का वितरण करेंगे और इन्हीं के वितरण पर हम लोगों ने आपस में इसमें चर्चा भी करनी है और एक एक करके बात। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसकी बात हो रही है महासागर और महाद्वीपों का जो वितरण है उस पर हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, अब देखिए महाद्वीपों और महासागरों के वितरण में आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पिछले अध्याय में हमने भूगर्भ के विषय में पढ़ा था। किसके विषय में पढ़ा था? भूगर्भ के विषय में। आप संसार के मानचित्र से परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी महासागर फैला है। तो जो हमारी जितनी टोटल अर्थ है, क्या है, जितनी टोटल अर्थ है, अगर उस टोटल अर्थ को देखोगे तो उसका जो 29% है, यानी कि आप देखिए अगर हमारी 100% अर्थ है, इस 100% में से अगर हम 29 की बात करें तो अकेला 29 जो आपका परसेंट है, ये क्या है? ये अकेला महाद्वीप है और शेष पर क्या बचा है? महासागर। तो अगर मैं पूछूं तो लगभग पूरा 71 पर क्या है आपका? महासागर। और 29 पर क्या हो गया आपका? यही आपके महाद्वीप हो गए। क्या हो गए? महाद्वीप। तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि इस समय जो है आपका कितने भूभाग पर आपका जो है महासागर है और कितने बड़े भूभाग पर आपका महाद्वीप है, इसकी चर्चा विस्तरित है। कह रहे महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति जैसा आज मानचित्र में दिखाई देती है, हमेशा एक सी नहीं रहती। कह रहे कि जिस तरह से हम मानचित्र में हम महासागर और महाद्वीपों की स्थिति को देखते हैं, यानी कि जो उनकी आज अगर मान लीजिए हम देखते हैं कि आज इनकी प्रेजेंट कंडीशन ये है, तो जरूरी नहीं कि सारे टाइम आपका जो है इनकी प्रेजेंट कंडीशन आज से 10 साल 20 साल 50 साल के बाद ऐसे ही रहे। क्यों? क्योंकि शायद वो उसमें आपका बहुत कुछ बदलाव जो है हम लोगों को लिए इसमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीप व महासागरों की अवस्थिति एक जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा प्रश्न है तो पुरा काल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इसकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है? यदि सच है कि महाद्वीप और महासागरों की अवस्था में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानेंगे। और कह रहे हैं कि अगर इनमें सारे चीजों में अगर ये परिवर्तन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्या चीजें हैं, इनकी अवस्थिति कहाँ है, इनको देखेंगे। कह रहे हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर इन संबंधित प्रश्नों से ही अवस्थिति पर विषय है और कह रहे हैं कि इन्हीं पर ये सारे जो आपके विषय हैं ये आपके जुड़े हुए हैं और इसी से ही पूरे संबंधित भी है। क्लियर है? ये बेसिकली आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसके बाद ये तो इतनी स्थिति थी महाद्वीप और महासागर की टोटल कितने परसेंट पर है, इनकी कंडीशन चेंज हो रही है, वैज्ञानिकों ने इसको एक्सप्लेन किया। इतना तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट में पढ़ लिया है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे बढ़कर और जो इसमें चीजें हैं उन पर हम लोग गौर करके आपका अच्छे से आपका विचार करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह, जिसको हमने कहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या मतलब है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का हमने कहा है कि जो हमारा महाद्वीप है उसका प्रवाह हो रहा है, यानी कि वो चल रहा है, वो गतिशील है, इसलिए हमने उसको कह दिया
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक, देखिए अटलांटिक महासागर तट रेखा की आकृति को ध्यान से देखें। किससे देखें? तट रेखा की जो आकृति है उसको ध्यान से देखें। और कह रहे हैं कि इस महासागर के दोनों तरफ की तट रेखा में आश्चर्यजनक समिति समन्वित यानी कि सिस्टमेट्री है कि किस तरह से एक दूसरे को आपका समाहित है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका को एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की है। कैसे की है? एक साथ जुड़े होने की जो संभावना है उसको व्यक्त किया है। वैज्ञानिक के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1595 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ओरेंटियन ने सर्वप्रथम इसको व्यक्त किया है और इसको देखने की प्रयास भी किया। ये एक मानचित्र बनाया है जिसमें 3 महाद्वीपों को इकट्ठा किया गया है। सबसे पहले उसने एक मानचित्र बनाया और उसमें 3 महाद्वीपों को उसने अपनी थ्योरी में, अपनी चीजों में उसको ऐड किया। जर्मन मैक्सवेल अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। देखिए एक वैज्ञानिक हुए हैं अल्फ्रेड वेगनर, ध्यान दीजिए क्या नाम है, जर्मन के वैज्ञानिक है अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है वो आपका दिया है। सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित था। अगर आपसे पूछ लें कि अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है तो आप कहेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। किसका है? अल्फ्रेड वेगनर का है। और क्या सिद्धांत था? तो सिंपल से ध्यान रखिए, ये सिद्धांत था आपका महाद्वीपीय विस्थापन और यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित था। कैसा था? वितरण से संबंधित। यह सिद्धांत आधारभूत संकल्पना थी कि सभी महाद्वीप के अकेले भूखंड में जोड़ा जाए। वेगनर के अनुसार आज भी महाद्वीपी इस भूखंड के भाग तथा एक बड़े सागर से घिरा हुआ है। उनके इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया कहा गया। देखिए अगर ये पूरा क्षेत्र ऐसा समझिए, इसमें कुछ इस तरह से ये जुड़ा हुआ पूरा हमारा पार्ट था। हमने इसको क्या कह दिया? इस वाले पार्ट को हमने इस पूरे जुड़े हुए भाग को बोला है पेंजिया। पहले आप पढ़ लें, फिर मैं आपको ये पूरी थ्योरी आपको समझाऊंगा कि पेंजिया, पेंथालासा ये क्या है। तो ये है पेंजिया। और पेंजिया के साथ देखिए ध्यान दीजिए, ये जो पूरा पार्ट था, ये इस क्षेत्र में जो पानी भरा था, जो जल था, या जो इसी जल को हमने कहा पेंथालासा। हमने क्या कहा? पेंथालासा सी हमने इसको कहा। ठीक है, क्या कहा? पेंथालासा जो सी है इसको हमने बोल दिया। ठीक है, क्या बोला? पेंथालासा सी। अब देखिए पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी और पेंथालासा का अर्थ है, जिसका अर्थ है जल ही जल। तो अगर आपसे पूछ ले पेंथालासा का मीनिंग क्या है? जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, कितने? 20 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीपीय पेंजिया का विभाजन हुआ। यानी कि जो आपका जुड़ा हुआ पार्ट था, ये मैंने आपको बताया था कि जुड़ा हुआ पार्ट है और इसके तरफ सागर है। अब इसका क्या हो गया? विभाजन हो गया। ठीक, और विभाजन में भी 2 खंडों में टूट गया। अब ये पार्ट था, ये आपका 2 खंड में टूट गया। एक भाग ये बना और एक भाग ये बना। कैसे बना? ये और ये 2 भाग में टूट गया। पहले को ऊपर वाले पिट को कहा लारेंसिया और दूसरे कहा गोंडवाला। तो विशाल भागों में टूटा, उत्तरी व दक्षिणी भाग के रूप में निकला। इसके बाद लारेंसिया और गोंडवाला। तो ये भाग बना लारेंसिया और ये वाला भाग बना गोंडवाला। ठीक, तो लारेंसिया और गोंडवाला। ठीक है, अब देखिए
लॉरेंसिया और गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज महाद्वीप के रूप में विस्थापित हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष के परिणाम भी प्रस्तुत किए गए और कह रहे हैं कि बाकी में महाद्वीप का विस्थापन हो रहा है, इसके पक्ष में बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए गए और इसमें कुछ और अन्य प्रकार की चीजें थी, ठीक, और उस पर बात भी की गई, ठीक है ना। आगे देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, ठीक। अब कह रहे जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है इसके पक्ष में कुछ आपके जो है प्रमाण हैं, उन प्रमाणों को, एविडेंस को हमको देखना है, ठीक है। तो महाद्वीप की समाया क्या है, कह रहे हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका है वह अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखा अद्भुत और त्रुटि रहित साम्य दिखाई देती है। अगर आप अफ्रीका की तट रेखा को देखोगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल को, तो एक तो उसकी अद्भुत है, यूनिकनेस आपको दिखाई देगी और त्रुटि रहित आपको दिखाई देगा। यह भी ध्यान देंगे कि 1964 में बुल्स ने एक कंप्यूटर प्रयोग की सहायता से अटलांटिक महासागरों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया। कह रहे हैं कि इन सबको जोड़ते हुए इन्होंने एक मानचित्र था जो तैयार किया और तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बैठने की यह कोशिश आज तक तटरेखा की अपेक्षा में 1000 फैदम गहराई की तटरेखा के साथ थी। कितनी थी? 1000 फैदम की जो आपकी तटरेखा है उसी के अनुसार ये आपका बनी हुई थी और उसी को हम देख रहे थे कि जो 1000 आपका फैदम, देखिए समुद्र की जो गहराई है अगर हम उसको मापते हैं तो वो हमेशा फैदम में मापी जाती है। किसमें मापते हैं? फैदम में। क्लियर है? अब आपको अभी पिछला वाला चित्र जो है वो भी याद होगा। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो कल मैं इसको और मानचित्र से आपको समझाऊंगा। फिलहाल आज इस थ्योरी को पढ़ लीजिए, क्योंकि थ्योरी के साथ मैं जब कल एक्सप्लेन करूंगा तो सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा पेंथालासासी था, कौन सा पेंजिया था, कौन सा लॉरेंसिया, कौन सा गोंडवाना, ये थ्योरी किसने दी और उसके क्या प्रमाण आपके प्रस्तुत किए गए, इन सब पर बात करूंगा। तो एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है, क्वेरी है, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं महासागरों के जो आपके पार चट्टानों की आयु की समानता। कह रहे जो महासागर हैं उनके पार जो आपके चट्टाने हैं उनकी जो आयु की जो समानता है उस पर कह रहे आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल का निर्धारण विधि की सहायता से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट रेखा और पश्चिमी अफ्रीका के तट से मिलती है। किससे मिलती है? आपको ध्यान रखना है कि 200 करोड़ साल पुरानी एक आपका प्राचीन सहल समूह है जिसकी एक पट्टी ब्राजील तट और आपका पश्चिमी अफ्रीका के तट से मिलती है, जो आसपास में मेल खाती है और अफ्रीका के तट के साथ ही चलती है, ठीक। और कह रहे हैं कि आरंभिक समुद्री निक्षेप जोरासिक काल के हैं। इससे पता चलता है कि इस समय के पहले महासागर की जो उपस्थिति वह नहीं थी जो अब है। यानी कि इसमें क्या है, आपका हर तरह में इसकी जो चेंजेस हैं वो हमको आपका इसमें जो है दिखाई देती है, ठीक। अब देखिए अगला हम इसमें अगर देखें तो कह रहे हैं टाइल्ट, ये सब उसकी बात हो रही है प्रमाण की। अभी किसकी बात करी है हमने? महासागरों के पार चट्टानों की समान आयु। यानी कि अगर आप उत्तरी अमेरिका को देखें, दक्षिणी अमेरिका को देखें तो उनकी जो आपकी चट्टानें वो समांतर हैं, उसी कालक्रम की बनी हुई है। अफ्रीका को देख लीजिए, यूरेशिया को देख लीजिए और ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए। यूरोप प्लस एशिया को हमने यूरेशिया कहा है उसमें। अब है एक टीलाइट वे अपसादी चट्टान हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित हुई हैं। हिमानी का मतलब जानते हैं?
बर्फ के जो बड़े बड़े हिमखंड होते हैं हम उनको हिमानी कहते हैं। भारत में पाई जाने वाली गोंडवाना श्रेणी की तलछटों का प्रारूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलता है। गोंडवाना श्रेणी के आधार में घने टिलाइट जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम अवतरण या हिम आच्छादन की ओर क्या करता है, इशारा करता है। क्या करता है, इनकी ओर इशारा करता है। इसी क्रम के प्रारूप में भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अटलांटिक और ऑस्ट्रेलिया भी मिलते हैं। आप कह रहे हैं जो गोंडवाना श्रेणी है उसकी तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों का इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिटाइल्स चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपीय विस्थापन इसके स्पष्ट प्रमाण आपके प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं, जो इनके प्रमाण हैं वो आपके प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देते हैं और वो स्पष्ट करते हैं, ठीक, कि कहां पर ये सारी चीजें हैं। देख लिया। अब देखिए आगे कह रहे हैं प्लेसर निक्षेप। अगला एग्जाम्पल है आपका प्रेशर निक्षेप का। तो टिटाइल अवसाद चट्टान क्या है, हिमानी भूखंडों से बनी है, विस्तृत लंबे समय से है, उनका आवरण है, उन सभी को इसमें दिखाया गया है। ठीक, तो प्लेसर निक्षेप क्या है आपको देख लीजिए। घना तट सोने के बड़े निक्षेप की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। और कह रहे सोना युक्त सिराएं, गोल्ड बन्नी जो आपकी वेन्स है ब्राजील में पाई जाती हैं और यह स्पष्ट है कि घना मिले वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ते हैं। कह रहे हैं कि जो आपका प्लेसर मतलब गोल्ड, जहां पर गोल्ड होता है, जहां पर सोना होता है, तो हम लोग जो सोने का निक्षेप है यानी कि जहां पर सोने का डिपोजिशन होता है हम उसको कहते हैं प्लेसर डिपोजिशन। क्लियर है, और उस समय हमको मिलते हैं। ठीक, अब कह रहे हैं जीवाश्मों का वितरण। कह रहे जो आपके जीवाश्म हैं अगर इनका वितरण हम लोग थोड़ा सा वो आपका देखें तो यदि समुद्र अवरोधक के दोनों किनारे विपरीत किनारों पर जाल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतु की समान प्रजाति पाई जाती है। कैसी है, पौधों की और जंतुओं की जो समान प्रजाति हैं वो आपका पाई जाती है। उनके वितरण की व्याख्या में समान समस्या उत्पन्न होती है। इसे प्रेक्षण में तैमूर भारत, मेडागास्कर, ठीक, अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ आपके वैज्ञानिक इन 3 स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड क्या कहते हैं, लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। मेसोरासस के नाम से छोटे रेंगने वाले जीव खारे पानी में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं, खारे पानी में। इनकी अवस्थिति केवल दक्षिणी अफ्रीका के रूप में केप प्रांत और ब्राजील के इतावरी सहवाल समूह मिलती हैं। वे दोनों आज के एक दूसरे के 4848 किलोमीटर दूरी पर हैं। इनके बीच में एक महासागर भी कैसा है, वह आपका विद्यमान है। कैसा है, महासागर भी आपका विद्यमान है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो ये आपका जीवों का वितरण भी है, जो समय के जीव हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से जीव यहां पर मिल रहे हैं। चलिए देख लिया। अब थोड़ा सा इसमें अगर आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के बाद आपको स्पष्ट दिखाई देगा प्रवाह संबंधी जो आपका फोर्स है कि फोर्स और ड्राफ्टिंग कि कौन सा बल लगा होगा जिसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं कि आपका जो महाद्वीपीय सिद्धांत है यह आपका दिखाई दिया। तो क्या कह रहे हैं कि वैगनर के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल जो आपकी ड्रिफ्ट थ्योरी है, जो आपका प्रवाह का सिद्धांत है, वो जर्मन वैगनर अल्फ्रेड वैगनर ने दिया है। क्लियर है, और कह रहे हैं कि महाद्वीप विस्थापन के 2 कारण हैं। एक है पोलर क्या बोलते हैं, ध्रुवीय फ्लाइंग बल,
कि पोलर आपका फीलिंग फोर्स हुआ, दूसरा है टाइड फोर्स, ज्वारीय बल। कह रहे हैं ये दो बल ऐसे थे जो ध्रुवों की ओर से लग रहे थे, और एक आपका टाइड फोर्स था जिस फोर्स की वजह से ये सारी चीजें हुई। और कह रहे हैं कि ध्रुवीय, इस बल की बात करें, फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, जो पृथ्वी का रोटेशन है उसी से है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरना यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभरकर पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेगनर की महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, जिसे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्ष के दौरान यह बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गया। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन बलों में दो को ही महाद्वीपीय विस्थापन का सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। अब देखिए, ये था वेगनर का मानना, वेगनर महोदय का, ठीक है, कि इस वजह से हुआ है। और दूसरा बल जो है वो ज्वारीय बल है, जो सूर्य और चंद्रमा के जो एक साथ ज्वाइन होकर जो आपका बल लगा, उसको हमने क्या कह दिया, ज्वारीय बल। ठीक। और कह रहे हैं जो भी हुआ है सब कुछ इसी से हुआ है, इसी कारण। और कह रहे हैं ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत सी वैज्ञानिक इन दोनों को ही महाद्वीपीय विस्थापन में सर्वथा पर्याप्त समझते हैं। और कह रहे हैं कि बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि यही जो दो बल हैं यही इसको आपका थ्योरी को। अब क्या कह रहे हैं कि जितना भी फोर्स है और जितना भी बल है ये सारा किस पे लगा है, इन्हीं पर आपका लगा हुआ है। और यही एक्सप्लेनेशन करता है और यही इसको सही रूप में आपका व्याख्यान कर रहा है कि वास्तव में किस तरह से ये सारी चीजें इसमें हुई हैं और क्या वास्तविकता है। तो ये है अल्फ्रेड वेगनर का प्रभाव संबंधी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अल्फ्रेड वेगनर का कौन सा प्रभाव था, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए दो प्रभाव के रूप में, दो फोर्स हम बताए हैं, पोलर फोर्स और टाइड फोर्स। इन दो फोर्सों की ही उसने आपकी चर्चा की है। ठीक है, ठीक। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पोलर फोर्स है वो आपका घूर्णन से आता है, और जो दूसरा फोर्स है वो सूर्य चंद्रमा के उसके जॉइंट वेंशन की वजह से आता है। ठीक। संवहनीय धारा, कॉन्टिनेंटल करंट थ्योरी। ठीक। कह रहे हैं कि 1930 के दशक में आर्थर होम ने मेंटल के भाग में संवहन प्रभाव को संभावना व्यक्त की है। क्या बताया है कि जो आपका संवहनीय धारा है, इन संवहनीय धाराओं को आपका व्यक्त किया है। और कह रहे ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्व से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई हैं? जो रेडियो एक्टिव तत्व है उन्हीं रेडियो एक्टिव तत्व से ये सारी चीजें उत्पन्न होकर बनी है और मेंटल भाग को उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग से इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है और यह प्रभाव बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रसार है, जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन को नकार दिया है। कैसे कर दिया है? महाद्वीपीय विस्थापन को हमने आपका नकार दिया है। ठीक, ये हमको देखना। अब बात कर रहे हैं महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, कि कैसे महासागर और महाद्वीपों का आपका वितरण इसमें हुआ है, और हमको इन महासागर और महाद्वीपों का जो वितरण है वो आपको देखना है। अब देखिए, महासागर आदि स्थल मानचित्रण। ठीक, मैपिंग ऑफ ओशनिक फ्लोर। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे मैपिंग ऑफ ओशनिक फ्लोर की। महासागरों की बनावट और आकार और विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं। कह रहे जिस प्रकार की महासागरों की बनावट है, उनका जो आकार है और जो उनका शोध है, यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधिस्थल एक विस्तृत मैदानी नहीं है, वरना इसमें एक उच्चावच पाया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पोस्ट वर्ल्ड वार था आपका, महासागरीय अध्वस के नियंत्रण की महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। और कह रहे हैं कि
जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही हमको ये जो सारी चीजें हैं इन पर ही हमको बड़े स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें हमारे सामने आई है। और कह रहे हैं जो प्राय महाद्वीप को किनारे पर स्थित है, महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई जाती है। आप कह रहे हैं कि परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण से यह है स्पष्ट कर दिया है कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाए जाने की अपेक्षा कैसी हैं आपका, नवीन है। कैसी हैं आपका, नवीन है। महासागर कटक के दोनों तरफ चट्टान जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु संरचना भी आश्चर्यजनक और समानता पाई जाती है। ऐसे हैं एक दूसरों के साथ जो आपकी सामान्यता है वो आपका पाई जाती है। ठीक, अब देखिए इस वाला जो मैं ये इमेज है इसको थोड़ा सा गौर करके देखिए। इस तरह से आपको बेसिन वगैरह जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब कोई आपका समुद्र है, मान लीजिए ये पूरा इस तरह से एक शेल्फ है, तो शेल्फ है, ये पूरी शेल्फ ही है, तो ये औसतन क्या है, ऊंचाई है, ये महाद्वीपीय शेल्फ है, ये पूरा महाद्वीप है। नीचे की तरफ आएंगे ये औसत गहराई दिखाई देगी, ये आपको ढाल दिखाई देगा, इसको हमने महाद्वीपीय ढाल कह दिया। ये समुद्र तल है, ये महासागरीय बेसिन है, ये गंभीर महासागर है। तो ये हमें इस फॉर्मेशन में, चलिए देख लिया इतना आपने। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, फिलहाल आज के चैप्टर में इतना ही, बाकी हम लोग से आपका नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आप लोग इसको रिवीजन करिए, कोई पढ़िए, कोई डाउट है पूछिए। धन्यवाद।